कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही सुल्तान की कहानी जानेंगे, दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक। वो एक ऐसे शासक थे जिनका दिमाग बहुत तेज था, जिनकी सोच वक्त से आगे की थी, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी योजनाएं इतिहास की सबसे शानदार नाकामियों में गिनी जाती हैं। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ होशियार होना और नीयत अच्छी होना ही कामयाबी की गारंटी है? चलिए मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जिनके नतीजे कुछ और ही कहानी बताते हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1320 में। खिलजी वंश का राज खत्म हो चुका था और दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश का शासन शुरू हुआ। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को दक्षिण तक फैला दिया था और अब उनका पूरा ध्यान इस बड़े साम्राज्य को मजबूत बनाने पर था। इस वंश के जो पहले शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सख्त नीतियों को हटाकर थोड़ी नरमी बरती। जनता का दिल जीतने के लिए टैक्स कम किए, खेतीबाड़ी को बढ़ावा दिया। मतलब उन्होंने एक तरह से एक मजबूत और खुशहाल सल्तनत की नींव रखी। और फिर इसी मजबूत बुनियाद पर 1325 में तख्त पर बैठते हैं गयासुद्दीन के बेटे जौना खान, जिन्हें हम सब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है। सोचिए, उन्हें कई भाषाएं आती थीं, फिलॉसफी, मैथ्स, साइंस, इन सब में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। इतना ही नहीं, उस जमाने के सबसे बड़े ट्रैवलर्स में से एक इब्न बतूता उन्हीं के दौर में भारत आए थे। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इतनी समझदारी और ज्ञान के बावजूद सुल्तान के बड़े बड़े सुधार और योजनाएं एक के बाद एक बुरी तरह फेल हो गईं। असल में दिक्कत आइडियाज में नहीं थी, दिक्कत थी उन्हें जमीन पर उतारने के तरीके में। उनकी पहली बड़ी स्कीम थी दोआब में टैक्स बढ़ाना। अब दोआब यानी गंगा और यमुना के बीच की जमीन सोने जैसी उपजाऊ, तो सुल्तान का मकसद एकदम सीधा था, यहां से ज्यादा टैक्स वसूल कर शाही खजाना भरना। लॉजिकल लगा। लेकिन देखिए हुआ क्या, कागज पर प्लान बेहतरीन था, पर असलियत में तबाही ले आया। जिस साल टैक्स बढ़ाया गया, ठीक उसी साल वहां जबरदस्त अकाल पड़ गया। अब सुल्तान के गुस्से के डर से अधिकारियों ने उन्हें सच बताया ही नहीं और जबरदस्ती टैक्स वसूलते रहे। नतीजा, किसान अपनी जमीनें छोड़कर जंगलों में भाग गए। खजाना भरना तो दूर, वो पूरा का पूरा इलाका ही तबाह हो गया और बगावत शुरू हो गई। जब तक सुल्तान को पता चला और उन्होंने मदद भेजी, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। इस नाकामी के बाद आए उनकी दूसरी बड़ी योजना, राजधानी बदलना। सुल्तान को लगा कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई है और दिल्ली से, जो कि उत्तर में है, पूरे दक्षिण भारत पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। उन्होंने उसका नाम भी बदलकर दौलताबाद रख दिया। सोच तो ये भी बड़ी दूर की थी, पर एक बार फिर तरीका गलत था। सुल्तान ने सिर्फ सरकारी दफ्तरों को नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद चलने का हुक्म दे दिया। वो 1100 किलोमीटर का सफर लोगों के लिए एक सजा बन गया, और जो लोग वहां पहुंचे भी, वो दौलताबाद के अलग मौसम और रहन सहन में खुद को ढाल ही नहीं पाए। 2 साल में ही सुल्तान को समझ आ गया कि दिल्ली से दक्षिण को संभालना जितना मुश्किल था, दौलताबाद से उत्तर को संभालना भी उतना ही मुश्किल है। ये योजना भी पूरी तरह फ्लॉप हो गई। अब आती है सुल्तान की तीसरी और सबसे मशहूर योजना, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी। हुआ ये कि उस वक्त पूरी दुनिया में चांदी की भारी कमी हो गई थी, तो सुल्तान एक कमाल का आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम चांदी के सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाएंगे और उनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर ही मानी जाएगी। ये आइडिया अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था, लेकिन एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी गलती हो गई। सुल्तान ने उन सिक्कों पर कोई खास शाही मोहर या ऐसी पहचान नहीं बनवाई जिसकी नकल करना मुश्किल हो। नतीजा ये हुआ कि हर घर एक टकसाल बन गया। लोगों ने धड़ल्ले से अपने घरों में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। पूरा बाजार जाली सिक्कों से भर गया। विदेशी व्यापारियों ने ये सिक्के लेने से मना कर दिया और व्यापार चौपट हो गया। आखिर में सुल्तान को हार माननी पड़ी और लोगों के जाली सिक्कों के बदले शाही खजाने से असली चांदी के सिक्के देने पड़े। इससे खजाना लगभग खाली हो गया। अब जाहिर है, जब एक के बाद एक इतने बड़े फैसले फेल होंगे तो क्या होगा? सुल्तान का दबदबा कमजोर पड़ गया और सल्तनत बिखरने लगी।
लोगों का भरोसा उठ चुका था और जगह जगह बगावतें होने लगीं। और जैसे ही सेंटर की पकड़ ढीली पड़ी, दक्षिण में दो नई और ताकतवर सल्तनतें छड़ी हो गईं, हिंदू विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम बहमनी सल्तनत। मतलब सुल्तान की नाकामियों ने ही अनजाने में इन दो बड़ी ताकतों को जन्म दे दिया, जो आने वाली कई सदियों तक दक्षिण पर राज करती रहीं। और खुद सुल्तान का क्या हुआ? उन्होंने अपने शासन के आखिरी 16 साल, जी हाँ 16 साल, सिर्फ एक कोने से दूसरे कोने तक भाग दौड़ करते हुए इन विद्रोहों को दबाने में ही गुजार दिए। जो साम्राज्य कभी उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य था, वो अब उनकी आंखों के सामने ही टूट रहा था। और फिर 1351 में सिंध में एक ऐसी ही बगावत को दबाते दबाते मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो बुरी तरह उथल-पुथल से भरा हुआ था और बिखर रहा था। तो आखिर मोहम्मद बिन तुगलक को कैसे याद किया जाए? क्या वो एक पागल सुल्तान थे, जैसा कुछ लोग कहते हैं, या फिर एक ऐसे जीनियस जिनका विजन तो कमाल का था, पर वो अपने वक्त से इतना आगे थे कि कोई उन्हें समझ ही नहीं पाया और उनके तरीके गलत साबित हुए? और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी शासक की महानता किस बात से तय होती है? उसके नेक इरादों से या फिर उसके कामों के नतीजों से? इस पर सोचिएगा ज़रूर।